तो बच्चों हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा बच्चों, और एकदम कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे। हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, पावर ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखिए। अब हम ये रिवीजन टेस्ट पेपर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरे भाई आईसीआई ने कहा ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिए, लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहते हैं, तो हम कर लेते हैं साहब। तो मैं आपको क्या करा रहा हूं, जनवरी 2026 अटेम्प्ट का हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर एज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करने वाले हैं। और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा, तो बाद में आपको जब इसका रिवीजन करना हो तो आप यूट्यूब चैनल से कर भी सकते हैं। आइए, अब जैसे इजी इजी क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, आरटीपी को हम लोग कैसे करते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का ब्रीफ में आंसर डिस्कस करूंगा, और जिस टॉपिक पर वो क्वेश्चन होगा मैं पहले वो टॉपिक आपको रिवाइज भी कराऊंगा, ताकि क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत ना आए। जैसे अब ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप मान के चलिए इस चैप्टर से पेपर में आता ही आता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रेगुलेटिंग इंडियन इकोनॉमी। पूछ रहा है आरबीआई के फंक्शंस बताइए इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। हाउ डज इट मैनेज करेंसी, करेंसी कैसे मैनेज करती है, पेमेंट सिस्टम कैसे मैनेज करती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मैनेज करती है। तो देखो, आप सबसे पहले तो कुछ कुछ बातें इसमें लिख के आइए। अब आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है, बोले आरबीआई हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, बता के आइए। फिर आरबीआई का एक फंक्शन क्या है, बोले आरबीआई रेगुलेट करती है, बोले आरबीआई रेगुलेट करती है, बोले इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बोले हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो आरबीआई तो रेगुलेट करती है, लिखकर आइए। और क्या फंक्शन लिखकर आएंगे, बोले आरबीआई कंट्रोल करती है, इशू करती है। कंट्रोल और इशू क्या करती है, बोले मनी सप्लाई को। अच्छा, फिर ये भी लिखकर आइए कि आरबीआई की एक बॉडी है बीआरबीएनएम। याद करिए बीआरबीएनएम क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। बोले ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई है जिसके थ्रू इंडियन करेंसी प्रिंट होती है। और बता क्या, ये इसके 2 सेंटर्स हैं, एक नासिक में और एक देवास में, जहां पर करेंसी प्रिंट होती है। फिर आप जैसे इन्होंने पूछा पेमेंट सिस्टम्स, तो उसके लिए बताइए आरबीआई ने स्टैब्लिश की है नेशनल पेमेंट्स सिस्टम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, समझा के आइए। ये आरबीआई की स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो रेगुलेट करती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। तो आज आरबीआई के अगर फंक्शंस आपसे पूछ रहा है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल एंड इशू मनी करता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करेंसी पेमेंट सिस्टम्स को मैनेज करता है, बीआरबीएनएम करेंसी को प्रिंट और मिंट करता है। तो ये सारी बातें आप लिख कर आएंगे तो इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स आ जाएंगे। अब आइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा है और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन है। अब आप याद करिए, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक पढ़ा है इनविटेशन टू ऑफर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे। सर इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, वी प्रपोज सर्टेन टर्म्स ऑन विच वी आर विलिंग टू नेगोशिएट विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइनल विलिंगनेस। इसमें क्या होता है, सर्टेन टर्म्स आर प्रपोज्ड, हम कुछ टर्म्स प्रपोज कर देते हैं टू नेगोशिएट, नेगोशिएट करने के लिए, टू नेगोशिएट, नेगोशिएट करने के लिए, विदाउट एक्सप्रेसिंग, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइनल विलिंगनेस। यहां पर फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं होती है लाइक एन ऑफर। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर की एक और बात होती है, यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता। इनविटेशन टू ऑफर में थोड़ी ना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होता है बेटा,
आज हम किसी को इनविटेशन टू ऑफर देंगे तो हम तो उसे ये इनवाइट कर रहे हैं ना कि तू आके हमें ऑफर दे, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिस्टर नमन इज एन ऑक्शनियर, ऑक्शन करा रहे हैं, नीलामी करा रहे हैं। ऑक्शन सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। He advertised in a leading newspaper that an auction would be held on 17th April 25 in Agra for sale of some office furniture. इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि आगरा में एक ऑक्शन होने वाला है, 17 अप्रैल को होने वाला है, सेल ऑफ फर्नीचर के लिए होने वाला है। मिस्टर काना read the advertisement and traveled about 500 kilometers to attend the auction. उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा और पूरा 500 किलोमीटर ट्रेवल करके गए ऑक्शन को अटेंड करने के लिए। When he reached the place of auction, he found that furniture had been withdrawn from the sale. वो तो बेचारे 500 किलोमीटर ट्रेवल करके गए और उन्हें पता चला यार फर्नीचर को तो ऑक्शन से ही हटा दिया। मिस्टर काना कौन है? जो ट्रेवल करके गए थे। स्यू कर रहे हैं नमन को फॉर लॉस ऑफ हिज टाइम एंड एक्सपेंस। वो नमन को बोल रहे हैं यार तेरे चक्कर में मेरा टाइम भी खराब हो गया, आने जाने का खर्चा भी लग गया, ला कंपनसेशन दे। स्टेट विद रीजंस वेदर काना कैन क्लेम कंपनसेशन, तो आप बोलेंगे नो, आप बोलेंगे नो, काना कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। आप क्या बोलेंगे? नो, काना कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। आप रीजन क्या बोलेंगे? आप रीजन ये बोलेंगे कि यहां पर जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया और जो ऑक्शन सेल की अनाउंसमेंट की गई वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है। यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, ना तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, तो काना कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम नमन। अब देखिए क्वेश्चन करने की अप्रोच है प्रोविजंस। प्रोविजंस में इनविटेशन टू ऑफर पूरा एक्सप्लेन होगा। फैक्ट्स में क्वेश्चन की एक छोटी सी समरी बनाएंगे और फिर जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में लिखेंगे नो, काना कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, नो, काना कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन बिकॉज it was merely an invitation to offer। बोले ये तो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर थी, तो कंपनसेशन क्लेम करने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पर आइए। अलग अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आंसर हमारा सेपरेट हो। बड़े क्वेश्चन को देखकर मत घबराइए, क्वेश्चन को समझिए। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपसे हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपसे हो जाएगा। अच्छा, अब आपको याद है, मैं टॉपिक याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर 25 ये बोलता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्विड प्रो क्यो होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बोले अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो बोले जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है बोले वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता है। फिर याद है उसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। तो अगर वॉलंटरी सर्विसेज दी गई हैं, वॉलंटरी सर्विसेज दी गई हैं, वॉलंटरी सर्विसेज का आपको बेनिफिट भी मिला है, तो वॉलंटरी सर्विसेज के कंपनसेशन का प्रॉमिस वैलिड है। और ऐसा भी कोई रूल नहीं होता कि वो राइटिंग में होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस भी होता है, ओरल प्रॉमिस भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड होता है। सिर्फ लॉ में ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, तो प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज वैलिड होता है। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज वैलिड होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? बिल्कुल सर पढ़ा है सर कि प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज वैलिड होता है। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25 का क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। पहले आप लिख के आइए पेपर में, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। फिर आप समझा के आइए, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर, एक्सेप्शन है इसका, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज,
promise to compensate for past voluntary services is valid. past voluntary services के लिए compensate करने का जो promise होता है वो valid होता है. ये लिख कर आइए पेपर में, ये पूरा प्रोविजन में आप एक्सप्लेन करिए. उसके बाद अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन है क्या. अभिमन्यु अ बिजनेसमैन लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. अभिमन्यु के डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो गए एट अ क्राउडेड रेलवे स्टेशन. रमेश अ पासरबाई, रमेश वहां से जा रहा होगा, voluntarily collected the documents and returned them safely to अभिमन्यु without expecting any reward. भाई रमेश तो एक भला आदमी है, मेरे जैसा आदमी है ना, उसने एक भला काम किया. रे यार वो डॉक्यूमेंट्स गिर गए थे, उठाए और अभिमन्यु को जाके वापस दे दिए. अभिमन्यु बड़ा इंप्रेस हुआ, बोले यार क्या बंदा है. तो अ वीक लेटर इंप्रेस्ड बाय रमेश ऑनेस्टी. अभिमन्यु वाज इंप्रेस्ड बाय रमेश's ऑनेस्टी. सो अभिमन्यु रोट एंड साइंड अ प्रॉमिस. उसको प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं तुझे 50,000 एज अ रिवॉर्ड दूंगा. तो अब देखो यहां पर क्या हुआ है, रमेश ने डॉक्यूमेंट्स वॉलंटरीली रिटर्न किए हैं. तो ये हो गई पास्ट वॉलंटरी सर्विस, पास्ट वॉलंटरी सर्विस हो गई. फिर प्रॉमिस कौन कर रहा है, अभिमन्यु. अभिमन्यु प्रॉमिसर है, वो प्रॉमिस कर रहा है किसको, रमेश को. रमेश प्रॉमिसी है, वो रमेश को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 50,000 का रिवॉर्ड दूंगा. लेटर अभिमन्यु रिफ्यूज टू पे. बाद में अभिमन्यु बोल रहा है मैं तो नहीं दूंगा, आर्ग्यूइंग दैट एक्ट हैड ऑलरेडी बीन परफॉर्म वॉलंटरीली. बोले तूने तो जो किया था वो वॉलंटरीली किया था, तो वैलिड कंसिडरेशन कुछ है नहीं. रमेश फाइल्ड अ केस क्लेमिंग दैट प्रॉमिस वाज बाइंडिंग. रमेश ने केस कर दिया, बोले नहीं नहीं जी कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, बाइंडिंग है. डिसाइड अपॉन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर अभिमन्यु इज लायबल टू पे. यस अभिमन्यु इज लायबल टू पे. आप रीजन इतना सही लिखोगे, आप रीजन इतना सही लिखोगे. क्या रीजन लिखोगे, आप बोलोगे अभिमन्यु, अभिमन्यु is liable to pay because promise to compensate for past voluntary services, promise to compensate for past voluntary services is valid under law. बोले अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया है पास्ट सर्विसेज के लिए कंपनसेट करने का, तो ये प्रॉमिस वैलिड अंडर लॉ होता है. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अभिमन्यु बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली अभिमन्यु लायबल है कंपनसेशन देने के लिए. ठीक है, चलिए. अच्छा अब एक ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट अच्छा है. सर आपको याद हो तो मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन नंबर 23. सेक्शन नंबर 23 ये बोलता था कि अगर किसी भी अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो वॉइड होगा. अब सेक्शन नंबर 23 में अलग अलग केसेस थे जहां पर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होते हैं. तो उसमें याद है एक केस था, ऑब्जेक्ट को या कंसिडरेशन को अनलॉफुल मानते थे अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे होते थे जो फोरबिडन बाय लॉ है. ठीक है, उसके बाद हमने एक और पार्ट पढ़ा था इसी में, सेक्शन नंबर 24. सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता था कि अगर एक अग्रीमेंट का एक पार्ट लॉफुल है और एक पार्ट अनलॉफुल है, और लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट सेपरेबल है, तो लॉफुल पार्ट वैलिड होगा, अनलॉफुल पार्ट वॉइड होगा. और इनसेपरेबल है, लॉफुल पार्ट को अनलॉफुल पार्ट से सेपरेट नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा अग्रीमेंट, होल अग्रीमेंट इज वॉइड. तो सेक्शन नंबर 24 था अग्रीमेंट्स अनलॉफुल इन पार्ट का. किसका था, अग्रीमेंट्स अनलॉफुल इन पार्ट का था. अब उसको ध्यान में रखते हुए, इन दो सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप ये क्वेश्चन पढ़िए. विकास, अ बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली, एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद रेडी ट्रेडर फ्रॉम हैदराबाद टू स्मगल अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ गोल्ड इनटू इंडिया इन वायलेशन ऑफ कस्टम लॉस. तो अब देखो, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो फोरबिडन बाय लॉ है, आप स्मगलिंग कर रहे हो. किसकी स्मगलिंग कर रहे हो, गोल्ड की. तो स्मगलिंग ऑफ गोल्ड इज फोरबिडन बाय लॉ, यानी ये जो अग्रीमेंट बना रहे हैं वो अनलॉफुल है क्योंकि ये फोरबिडन बाय लॉ है. एज पर द टर्म्स रेडी वुड अरेंज, रेडी मतलब ये वाला जो बंदा है, रेडी वुड अरेंज स्मगलिंग ऑपरेशन, रेडी पूरी स्मगलिंग कराएगा.
while विकास promised to provide financial support and storage facility. विकास ने बोला मैं पैसे दे दूंगा, स्टोरेज के लिए जगह दे दूंगा. दोनों ने अग्री कर लिया टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, बोले जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे. द अग्रीमेंट ऑल्सो स्टेटेड दैट रेडी वुड इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट इन विकास's लेजिटिमेट टेक्सटाइल बिजनेस. मतलब जब प्रॉफिट आएगा तो जो प्रॉफिट आएगा वो विकास के लेजिटिमेट टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट होगा. तब सोचो अग्रीमेंट के दो पार्ट हो गए, एक लॉफुल पार्ट हो गया, एक अनलॉफुल पार्ट हो गया. लॉफुल पार्ट तो अनलॉफुल पार्ट तो ये कि स्मगलिंग करेंगे, अनलॉफुल पार्ट ये है कि स्मगलिंग से जो पैसा आएगा वो हम इन्वेस्ट करेंगे, वो हम इन्वेस्ट करेंगे विकास के लेजिटिमेट बिजनेस में. अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सिंपल सी चीज है. क्या लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट सेपरेबल है? तो मैं बताता हूं नहीं है, क्योंकि अनलॉफुल से जो प्रॉफिट होगा उसी से तो लॉफुल काम करेंगे, अनलॉफुल से जो प्रॉफिट होगा उसी से तो लॉफुल काम करेंगे. तो लॉफुल पार्ट अनलॉफुल पार्ट पे डिपेंडेंट है. लॉफुल पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन अनलॉफुल पार्ट. क्योंकि लॉफुल पार्ट अनलॉफुल पार्ट पे डिपेंडेंट है तो ये इनसेपरेबल है. यहां पर एक और वर्ड आप सीख सकते हो जो मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 में. ये जो अग्रीमेंट था स्मगलिंग का, ये इलीगल अग्रीमेंट है. और इलीगल अग्रीमेंट पे जो कोलेट्रल अग्रीमेंट होते हैं, कोलेट्रल मतलब जो उस पे डिपेंडेंट अग्रीमेंट होते हैं, जो सेकेंडरी अग्रीमेंट होते हैं, वो वॉइड होते हैं. तो देखो दोनों तरीके से ये जो लेजिटिमेट बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बातें चल रही हैं, ये अग्रीमेंट वॉइड है. वॉइड ऐसे भी है कि लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट इनसेपरेबल है. क्योंकि लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट इनसेपरेबल है तो होल अग्रीमेंट इज वॉइड. तो होल अग्रीमेंट इज वॉइड. और ऐसे भी आप बोल सकते हो कि टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट करना एक कोलेट्रल बिजनेस था. तो कोलेट्रल बिजनेस यहां पर क्या है? कोलेट्रल बिजनेस यहां पे क्या है? वॉइड है, क्योंकि मेन अग्रीमेंट इलीगल है. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं हो क्या रहा है. आफ्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन, मतलब एक बार एक काम कोई सक्सेसफुली कर लिया होगा. डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द पार्टीज. डिस्प्यूट आ गई. विकास रिसीव द स्मगल्ड गोल्ड. विकास ने स्मगलिंग वाला गोल्ड ले लिया बट रिफ्यूज टू शेयर द प्रॉफिट्स आर्ग्यूइंग दैट अग्रीमेंट वाज अनलॉफुल. गोल्ड ले लिया, प्रॉफिट नहीं शेयर किया, बोल रहा है हमारा अग्रीमेंट तो अनलॉफुल है. रेडी सूट फाइल कर रहा है फॉर एनफोर्समेंट. कैसे कर लेगा भाई? सोच के देखो. इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं, तो रेडी केस फाइल कर ही नहीं सकता. क्लेमिंग दैट, क्या क्लेम करेगा? एटलीस्ट लॉफुल पार्ट तो करो. क्लेमिंग दैट एटलीस्ट लॉफुल पोर्शन ऑफ अग्रीमेंट रिलेटिंग टू टेक्सटाइल बिजनेस शुड बी अपहेल्ड. तो विल इट बी अपहेल्ड? नो. क्या रेडी का केस वैलिड है? नो. मेन अग्रीमेंट अनलॉफुल है. लॉफुल पार्ट अनलॉफुल पार्ट से सेपरेबल नहीं है, उस पर डिपेंडेंट है, उस पर कोलेट्रल है. तो अनलॉफुल पार्ट भी वॉइड है, लॉफुल पार्ट भी वॉइड है, इसलिए रेडी विकास के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता. डिसाइड वेदर अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल. तो आप बोलोगे नॉट एनफोर्सेबल. आप रीजन क्या लिखोगे? इन द गिवन केस, कंक्लूजन लिखेंगे. इन द गिवन केस रेडी कैन नॉट फाइल suit for enforcement of lawful part, for enforcement of lawful part, because lawful and unlawful part, lawful and unlawful part are inseparable. ध्यान रखिए. वेरी नाइस क्वेश्चन बट वेरी इजी क्वेश्चन, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे. अब देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है. इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे यार सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे कैसे होगा. घबराना नहीं है, डरना नहीं है. बढ़िया और इजी सा सवाल है. अगर आप करोगे, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं. मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है. तरीके से करो, सिस्टम से करो. देखने में क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है.
अच्छा तुम्हें याद है, पहले दो सेक्शंस याद दिलाता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। एक तो हमने सेक्शन 56 पढ़ा था। सेक्शन 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक उसमें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती थी कि जब अग्रीमेंट बना तब पॉसिबल, तब से ही इम्पॉसिबल है, तो वॉइड होता था, वॉइड एब इनिशियो होता था। और एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती थी। याद है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता था? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ये होता था कि अग्रीमेंट जब बनाया था तब वैलिड था, बाद में जाके वॉइड हो गया, और बाद में जाके वॉइड हो गया ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस या चेंजेस इन लॉ, तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती तो वहां पे वॉइड अग्रीमेंट होता था। ठीक है, अब तुम्हें पहले ना, अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं, फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या लिखना है। ठीक है, Mr. Lal, a well-known builder, entered into a contract with Mr. Kumar, a property developer. Contract लाल और कुमार के बीच में है to construct a large shopping mall. मॉल बनाना है जयपुर में for a total consideration of 10 crores to be completed within 18 months. After the work began, जब काम चालू हुआ, both parties mutually decided to alter the nature of their agreement. अब याद करो, हमने सेक्शन 62 पढ़ा है। सेक्शन 62 हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप याद करोगे तो एक मोड होता था नोवेशन, और नोवेशन में क्या होता था, एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट को न्यू अग्रीमेंट से रिप्लेस कर देते थे। और एक ऑल्ट्रेशन होता था कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर देते थे। तो अब दे म्यूचुअली डिसाइडेड टू ऑल्टर नेचर ऑफ देयर अग्रीमेंट बाय न्यू म्यूचुअल कंसेंट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया बना लिया। नया बना लिया तो ऑल्ट्रेशन नहीं है, नोवेशन है। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूटिंग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा याद करो, जब नोवेशन होता था तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो जाता था। नोवेशन होता था तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो जाता था। बिल्कुल सर, हो जाता था। तो अभी यहां पर क्या हुआ देखो, by mutual consent a new contract was substituted under which लाल, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या रिप्लेस हुआ? पहले तो शॉपिंग मॉल बनाने की बात हो रही थी, अब शॉपिंग मॉल तो हटा दिया इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं लाल वुड इंस्टेड कंस्ट्रक्ट अ 5 स्टार लग्जरी होटल, अच्छी बात है, फॉर एन इंक्रीज प्राइस ऑफ 12 करोड़। दिस न्यू अग्रीमेंट एक्सप्रेसली कैंसिल द एंटायर मॉल अग्रीमेंट, अच्छी बात है। तो अब सर मॉल अग्रीमेंट तो डिस्चार्ज हो गया ना भाई। जब हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस करते हैं तो ये जो ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर मॉल बनाने की बात हो रही थी तो डिस्चार्ज ही हो गया। तब मॉल बनाने की बात तो मेरे से करो ही मत, होटल बनाने की करनी है तो कर लो, होटल बनाने की करनी है तो कर लो। However, 6 months after the new agreement was executed, नया agreement बनाने के बाद, state government under its urban development policy passed a law prohibiting construction of hotels in that particular commercial zone. बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि उस कमर्शियल जोन में तो होटल नहीं बन सकता, उस कमर्शियल जोन में तो होटल नहीं बन सकता। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? चेंजेस इन लॉ। क्या हो रहा है? चेंजेस इन लॉ। और चेंजेस इन लॉ की क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? लॉ बना दिया कि होटल नहीं बनाओगे उस एरिया में, होटल बनाने पर प्रोहिबिशन लग गया। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई ना बेटा। कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो वैलिड था, एनफोर्सेबल बाय लॉ था। जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था ये तो वैलिड था, एनफोर्सेबल बाय लॉ था कि होटल बनाएंगे। बाद में होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी सोच के देखो डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, चेंजेस इन लॉ हो गया। मान पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो दो द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल वाज स्टिल परमिटेड। मॉल बनाना तो अलाउड था भाई, मॉल से तो मतलब ही नहीं है, मॉल की तो आप बात ही मत करो। मॉल का तो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया ना बेटा, मॉल की तो आप बात ही मत करो। गवर्नमेंट मॉल अलाउ कर रही है नहीं कर रही उससे कोई मतलब नहीं है। ड्यू टू दिस प्रोहिबिशन लाल स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, लाल ने बना कर दिया काम करने से। एंड इन्फॉर्म कुमार, कुमार को इन्फॉर्म कर दिया दैट कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। सही इन्फॉर्म किया है। कुमार हाउएवर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट लाल। अब ये जो कुमार है
वो लाल के ऊपर सूट फाइल कर रहा है कि अरे तू क्यों नहीं बना रहा, फॉर ब्रीच ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, डिमांडिंग damages on the ground that Lal had failed to perform his obligation. Discuss under provisions of Indian Contract Act whether Lal is liable. No, Lal is not liable for breach of contract, or whether the contract is become void. Contract void हो गया है, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉल, जो मॉल का कॉन्ट्रैक्ट था वो तो वैसे ही डिस्चार्ज हो गया, इज डिस्चार्ज्ड बाय नोवेशन। बोले मॉल का कॉन्ट्रैक्ट तो नोवेशन से डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि आपने मॉल की जगह ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था कि 5 स्टार होटल बनाएंगे, और आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होटल इज ऑल्सो डिस्चार्ज्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बोले वो भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया है, is also discharged by supervening impossibility. Therefore आप बोलोगे therefore Mr. Lal is not liable, Mr. Lal liable नहीं है for breach of contract, contract का breach करने के लिए, for breach of contract, contract का breach करने के लिए to Mr. कुमार, कुमार को liable नहीं है। अच्छा, मैं ना तुम्हारी एक गलतफहमी और दूर करता हूं। आप लोग जब टेस्ट वगैरह देते हैं तो आप लोग एक थोड़ा सा फॉल्स इंप्रेशन में रहते हैं कि हमारे मार्क्स इसलिए लूज आउट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग लैंग्वेज शायद अच्छी नहीं लिखते होंगे। नहीं सर, नॉर्मली क्या होता है, आप लोग ये एक तो मन में सेट करिए कि ऐसा नहीं कि बुक की लैंग्वेज नहीं लिख रहे इसलिए मार्क्स कट रहे हैं। मार्क्स इसलिए कट रहे हैं कि एक तो आप कीवर्ड्स यूज नहीं करते, जो मैंने आपको हाईलाइट कराए हैं बहुत अच्छे से। दूसरा, आप इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब लिखते हैं, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर्स, इस वजह से मार्क्स नहीं मिलते। तो आप थोड़ा सा, जिनकी इंग्लिश वीक है, अपनी ग्रामर पे वर्क करो, और प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़े बड़े पैराग्राफ आंसर बनाकर मत लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपने आंसर को डिवाइड कीजिए। ये कॉमन मिस्टेक है जो मैंने सभी पेपर्स में देखी। पुअर इंग्लिश की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, तो उस पर जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी पुअर है ना, वो लर्निंग पर ज्यादा फोकस करो, लिख लिख कर लर्निंग पर ज्यादा फोकस करो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। खैर आओ, अब एक ये क्वेश्चन देखना बेटा। रमेश डिलीवर्ड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू अ ज्वेलर। अच्छा चलो, मैं अगेन आपको ये सेक्शन समझाता हूं। मैं आपको एक सेक्शन बताता हूं, याद करो, हमने ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ी थी, हमने ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ी थी। बेली की ड्यूटीज हैं सेक्शन 151 और 152 में। अब सेक्शन 152 क्या बोलता है? बेली को गुड्स की रीजनेबल केयर लेनी है, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक ऑफ हिज ओन गुड्स। ये तो रीजनेबल केयर की बात करता है। और सेक्शन 152 ये बोलता है कि इफ बेली हैज टेकन रीजनेबल केयर देन बेली विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉस ऑफ गुड्स। बोले अगर बेली ने गुड्स की रीजनेबल केयर ली है, तो अगर कल को कोई गुड्स में डैमेज या लॉस हुआ भी, तो बेली उस लॉस के लिए बेलर को लायबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर उसने रीजनेबल केयर नहीं ली तो लायबल हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर रमेश डिलीवर्ड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू ज्वेलर। रमेश अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे रहा है, यानी रमेश बेलर है, ठीक है। ज्वेलर अरुण को दे रहा है, तो अरुण बेली है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया बेलर बेली कौन है। फॉर पॉलिशिंग, अरुण केप्ट द ऑर्नामेंट इन द लॉकर ऑफ हिज शॉप। उसने अपनी शॉप की लॉकर में रख भी दिया, ठीक है। और लॉक द प्रीमाइसेस बिफोर लिविंग। यार अब एक बात बताओ, जो अरुण है वो तो रीजनेबल केयर ले रहा है ना। सोच के देखो, बेचारे ने ऑर्नामेंट्स को लॉकर में भी रखा, फिर लॉकर भी लॉक है और प्रीमाइसेस भी लॉक है, सब लॉक है। यानी मेरे हिसाब से अरुण से तो कहीं नेग्लिजेंसी नहीं हुई है। तो अभी तक तो देख के यही लग रहा है कि अरुण ने रीजनेबल केयर ली है। Unfortunately, during the night, some thieves broke into the shop and stole the ornaments. अब कुछ चोर आए और ornaments की चोरी कर ली। When Ramesh
asked for return of ornaments, Arun expressed his inability and stated that he had taken as much care of the goods as he would have taken of his own property. सही बोल रहा है अरुण. अरुण ने रमेश को बोला, देख यार मैं तेरी ज्वेलरी तो वापस कर नहीं सकता, ऑर्नामेंट्स तो वापस कर नहीं सकता, वो चोरी हो गए, लेकिन भाई मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो केयर ली थी, मैं तो लॉकर में भी रखा था, मैंने तो सब कुछ किया था. रमेश कह रहा है नहीं नहीं कंपनसेशन दे. रमेश हाउएवर क्लेम्ड कंपनसेशन फॉर लॉस ऑन द ग्राउंड दैट, रमेश यानी बेलर, बेलर तो बोल रहा है ला कंपनसेशन दे, ऑन द ग्राउंड दैट मैंने तुझे ऑर्नामेंट्स दिए थे अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट and Bailey was bound to return them. Decide under provisions of Indian Contract Act whether Arun yani Bailey is liable to compensate Ramesh yani Bailey. No. क्या रीजन देंगे आप? ये बोलेंगे Bailey, Mr. Arun has taken reasonable care of goods, has taken reasonable care of goods, therefore Arun is not liable towards bailer Ramesh. Arun is not liable towards bailer Ramesh. अब ये 3 डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो देखो कुछ होता नहीं है, केस स्टडीज मैंने आपको सारी कराई दी. डिस्कस इन डिटेल रूल्स पूछ रहा है, असेंशियल्स नहीं पूछ रहा है, रूल्स पूछ रहा है. गवर्निंग द एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो रूल्स में आपको एक तो बताना है कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट है तो क्या होगा, बेस्ड ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट है तो क्या होगा, बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम है तो क्या होगा, बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम है तो क्या होगा, बेस्ड ऑन एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है तो क्या होगा, और बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या होगा. तो 6 केसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये आ जाएंगे. मेरे नोट्स में जाके देखेंगे तो एक टेबल फॉर्मेट में मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं, विद एग्जांपल पेपर में लिखकर आना है, याद रखिए. हाँ अब ये बड़ा इजी है. अब देखो ये कितना इजी है, मैंने अभी अभी रिवाइज कराया आपको 2 दिन पहले. An agency may be terminated by act of parties or operation of law. Act of party या operation of law से terminate होती है. अब act of party क्या था? Mutual consent, notice of revocation by principal to agent या renunciation of agency by agent. और operation of law में क्या था? Death हो गई, time period agency का complete हो गया, सब एजेंट की एजेंसी टर्मिनेट हो गई तो सब एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी. पर्पस ऑफ एजेंसी अकम्प्लिश हो गया, ये था. तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द सर्कमस्टेंस अंडर विच एजेंसी स्टैंड्स टर्मिनेटेड. अब देखो ये तो पूरा ही टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एक्सप्लेन होगा. इसमें म्यूचुअल कंसेंट, रिवोकेशन, रिनंसिएशन बाय एजेंट, और फिर जो मैंने आपको केसेस बताए थे ऑपरेशन ऑफ लॉ के, वहां पे बिजनेस ऑफ एजेंसी कंप्लीट हो गया, डेथ और इंसैनिटी हो गई प्रिंसिपल और एजेंट की, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, या ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, या सब एजेंट की एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स एजेंसी. ये सारे केस आएंगे. लास्ट है, इजी सा है. डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या एसेंशियल होते थे? पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट मस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा, यहां पर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मे बी मेड विद और विदाउट कंसिडरेशन. तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऑल्दो इट मस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट एक पॉइंट लिख के आना है कि इवन इफ प्रिंसिपल इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वैलिड. फिर आपको बताना है प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल की है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल लायबिलिटी श्योरिटी की है. फिर आपको बताना है अगर गारंटी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट तो इट इज वॉइड. फिर आपको बताना है जहां गारंटी इस कंडीशन पे दी गई थी दैट अदर पर्सन मस्ट जॉइन एज अ को-श्योरिटी एंड अदर पर्सन रिफ्यूजेस टू जॉइन एज अ को-श्योरिटी, देन आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वॉइड. तो ये बेटा 9 क्वेश्चंस थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर रिवीजन टेस्ट पेपर. और एग्जाम में भी देखो कुछ ऐसा ही पैटर्न आता है, एग्जाम के पेपर का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आता है. कई क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं तो कई क्वेश्चन एप्लीकेशन
बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ गुड्स बताने। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गुड्स। A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. गोडाउन में 100 बेल्स थे, 100 में से 50 बेल्स सेलेक्टेड भी हो गए, सेट असाइड भी हो गए। तो आप लिख सकते हो दोनों में से एक चीज ये गुड्स है या स्पेसिफिक गुड्स है, दोनों में से एक लिख देना, दोनों ठीक है। याद करो एग्जिस्टिंग गुड्स में where goods have been identified and agreed upon at the time of entering into contract, these are called specific goods, and where goods have been identified and agreed upon after the contract of sale has been made, these are ascertain goods. तो with reason आंसर लिखना है। आप आंसर कैसे लिखोगे मैं बताता हूं। आप बोलोगे 50 bales of cotton are ascertain goods because goods have been identified and agreed upon under the contract. तो विद रीजन लिखिए, 4 to 5 लाइन से बड़ा आंसर मत लिखिए। A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of lot of 100 पैकेट lying in his shop। अब दिमाग लगाओ, मेरी शॉप में 100 पैकेट्स थे, एक पैकेट बेचना है, तो क्या वो एक पैकेट सेलेक्ट हुआ ऐसा क्वेश्चन में लिखा है? नहीं। तो आप बोलोगे वेयर goods have not been identified and agreed upon at the time of entering into contract, such goods are called unascertain goods. Therefore in the given case these goods are unascertained goods। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है? T agrees to sell to S। T ने S को बोला मैं तुझे बेचूंगा all the apples, बेचूंगा all the apples which will be produce हुए नहीं है, प्रोड्यूस होंगे in his garden this year। तो ये कौन से गुड्स हो गए? फ्यूचर गुड्स। तो आपको बताना पड़ेगा एप्पल्स आर फ्यूचर गुड्स बिकॉज दीज गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड एट अ फ्यूचर डेट। दीज गुड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूं। सर आपको याद हो तो हमने सेक्शन 15 पढ़ा था, सेल्स ऑफ गुड्स का सेक्शन से याद नहीं आएगा, लेकिन मैंने पढ़ाया था सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एक इम्प्लाइड कंडीशन होती थी। तो हमने पढ़ा था वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, द इम्प्लाइड कंडीशन इज दैट द गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू दैट डिस्क्रिप्शन। If goods do not correspond to description, then buyer can rescind the contract and claim damages। याद आया? याद आया कि नहीं आया? अच्छा, और एक सेक्शन और पढ़ा था सेक्शन 16 का 2। वो ये बोलता था कि गुड्स मर्चेंटेबल होने चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। अब मर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स होने की कंडीशन कब अप्लाई होती थी? सेलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उन्हीं गुड्स में डील करता है, सेलर का बिजनेस ही उन गुड्स को डील करने का है। एंड गुड्स वर, जब गुड्स बेचे गए, एंड गुड्स वर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। जब गुड्स बेचे गए थे तो बाय डिस्क्रिप्शन बेचे गए थे। तो ये दो इंप्लाइड कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो एकदम आराम से हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखना, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। इजी है, हार्ड नहीं है। अब बस होता है कि हम लोग कई बार पैनिक ऐसे कर जाते हैं, अरे यार सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे कैसे होगा? अरे यार डरते क्यों हो? क्वेश्चन को पढ़ो तो सही ध्यान से, हो जाएगा। बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, हमसे तो नहीं होगा। अरे इजी होता है यार, बड़ा क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है। देखो आप इसको, राहुल आ होलसेल ट्रेडर इन दिल्ली प्लेस्ड एन ऑर्डर विद कपिल। राहुल ऑर्डर दे रहा है। देखो एक चीज याद रखो, सोगा का क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए सेलर कौन है और बायर कौन है। तो राहुल अ होलसेल ट्रेडर इन दिल्ली प्लेस्ड एन ऑर्डर विद कपिल। राहुल ऑर्डर दे रहा है यानी राहुल बायर है, कपिल सेलर है। अ टेक्सटाइल मर्चेंट फॉर 50 रोल्स ऑफ प्रीमियम सिल्क क्लोथ। प्रीमियम सिल्क क्लोथ यानी डिस्क्रिप्शन हो गया कि प्रीमियम सिल्क का होना चाहिए। और कपिल
टेक्सटाइल मर्चेंट है, यानी उसका बिजनेस ही क्या बेचने का हो गया? प्रीमियम सिल्क बेचने का हो गया, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम हो रहा है. इट वॉज क्लियरली मेंशन दैट क्लोथ शुड बी ऑफ प्रीमियम क्वालिटी सिल्क, ठीक है, एंड सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेडिंग गारमेंट्स. राहुल ने यह भी बोल दिया कि वो वेडिंग गारमेंट्स बनाने के लिए है, ठीक है. मिस्टर कपिल डिलीवर्ड द गुड्स ऑन शेड्यूल डेट. ऑन कैजुअल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब एग्जामिनेशन किया होगा, द रोल्स अपीयर टू बी फाइन, रोल्स ठीक लगे. सो राहुल एक्सेप्टेड देम, राहुल ने एक बार एक्सेप्ट भी कर लिया, राहुल ने एक बार एक्सेप्ट भी कर लिया. बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? However, later, while cutting and using the cloth for tailoring, it was discovered that rolls contained a mixture of synthetic fibers and had hidden defects such as small holes and stains. अरे बाप रे. तो पहली चीज तो गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, गुड्स आर नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन. क्यों नहीं है गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन? गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें सिंथेटिक फाइबर डला हुआ है, यानी वो प्रीमियम सिल्क के नहीं है, प्रीमियम सिल्क के नहीं है, और उसमें छोटे छोटे छेद हैं जो दिख नहीं रहे थे, यानी लेटेंट डिफेक्ट है. अब सर मर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स नहीं माने जाते हैं अगर उनमें लेटेंट डिफेक्ट होते हैं. अगर आप पढ़ो मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन ये बोलती है कि गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, तो आप बोलोगे गुड्स आर not of merchantable quality. Goods are not of merchantable quality because goods are not free from latent defects. क्योंकि goods latent defects से free नहीं है. तो अपने को यह समझना है कि भैया यहां पर जो गुड्स हैं दो कंडीशन को ब्रीच कर दिए, एक भी कंडीशन नहीं, दो कंडीशन ब्रीच हो गई. ना तो गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन है और ना मर्चेंटेबल क्वालिटी के हैं, तो अब वो बोल रहा है दीज डिफेक्ट्स मेड द क्लोथ अनफिट फॉर मेकिंग वेडिंग गारमेंट्स, कॉजिंग हैवी लॉसेस टू राहुल. व्हेन राहुल डिमांडेड अ रिफंड, अब राहुल रिफंड मांग रहा है, तो राहुल को कपिल मना कर रहा है. कपिल रिफ्यूज कंटेंडिंग दैट राहुल हैड ऑलरेडी इंस्पेक्टेड द गुड्स एंड एक्सेप्टेड डिलीवरी. स्टेट विद रीजन वेदर राहुल कैन रिजेक्ट द गुड्स, यस, एंड रिकवर द प्राइस, यस. आप कंक्लूजन में लिखोगे there is breach of condition as to sale by description and merchantable quality. Therefore Rahul can reject the goods and claim refund of price. ये क्वेश्चन है. अच्छा, अब आप क्वेश्चन की लेंथ को देख के घबराइए मत. मैं फिर बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन की लेंथ को देखकर घबराइए मत. अगर आप लेंथ की देखकर घबराएंगे तो दिक्कत होगी. क्वेश्चन में एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए. जहां पे आपने क्वेश्चन में एक एक चीज को ध्यान से पढ़ लिया, मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर आपने क्वेश्चन में एक एक चीज को ध्यान से पढ़ लिया, वहां पे किसी भी हालत में, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हालत में आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी. जब आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तभी इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. ठीक है, खैर आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने सोगा का करा.
अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगेन जब आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगेन जब आप ये वाला क्वेश्चन करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वरुण अ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर, वरुण क्या किस चीज का डिस्ट्रीब्यूटर है बेटा? लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो क्वेश्चन बोला है वरुण अ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर, बोले वरुण जो एक लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी करते वक्त अगर एक बार मैं आपको कोई हिंट ना दूं और आप इस क्वेश्चन को करें बिना मेरे से कोई हेल्प लिए, बिना मेरे से कोई हिंट लिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करें तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। 99% मुझे कॉन्फिडेंस है जब तक मैं क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे पहुंचूंगा आपको क्लिक हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छा, मैं आपको बस एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, या चलो मैं कोई भी हिंट नहीं देता हूं, पहले आप दिमाग लगाओ। तो वरुण अ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवर्ड 20 लैपटॉप्स टू हिज फ्रेंड रोहित ऑन कंडीशन ऑफ सेल ऑन अप्रूवल रिटर्न विद इन 10 डेज। अब याद करो, अगर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होते थे, गुड्स सोल्ड ऑन, अच्छा मैं तो बताने लगा, चलो मैं बता ही देता हूं। सेक्शन 24 था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का। वो क्या बोलता था कि अगर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस हुए, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस हुए, तो ये सेक्शन ये बोलता था कि अगर गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है तो जिन गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है इनकी ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब या तो बायर विल कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस फॉर गुड्स, या टाइम पीरियड फॉर रिटर्निंग द गुड्स हैज एक्सपायर्ड, और वेयर नो टाइम पीरियड वाज स्पेसिफाइड, रीजनेबल टाइम हैज एक्सपायर्ड, और buyer does any act which is equivalent of accepting the goods. याद आया? रोहित neither returned the laptops within the stipulated period. रोहित ने ना तो स्टिपुलेटेड पीरियड में, मतलब जो टाइम फिक्स होगा उसमें लैपटॉप रिटर्न किए, नॉर इन्फॉर्म वरुण ऑफ एनी रिजेक्शन, ना रिजेक्शन के बारे में बताया। मतलब वरुण सेलर है, ठीक है, और जो रोहित है वो बायर है। आपने बायर को गुड्स अप्रूवल बेसिस पर दिए हैं। अब रोहित क्या कर रहा है? ही केप्ट द लैपटॉप्स इन हिज ऑफिस शोरूम एंड सोल्ड 5 ऑफ देम टू अनुज। उसने लैपटॉप अपने शोरूम में रख लिया और अनुज को बेच दिए, क्लेमिंग टू बी द एब्सोल्यूट ओनर, ये बोलते हुए कि मैं ओनर हूं। सोचा जाए तो वरुण ने लैपटॉप अप्रूवल बेसिस पे रोहित को दिए थे और रोहित ने उसमें से 5 लैपटॉप अनुज को बेच दिए, ये बोलते हुए कि मैं ओनर हूं। रोहित ने बोला है कि वो ओनर है, जबकि सोचा जाए तो रोहित के पास तो गुड्स अप्रूवल पे आए थे। अच्छा, तुम्हें एक याद दिलाता हूं, हमने पढ़ा था नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, ये वाला रूल भी यहां लगाओ, नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, no one can give what he himself has not got. मतलब if seller is not the valid owner of goods, he cannot transfer a valid title to the buyer. if seller का title defective है तो buyer का भी defective होगा। फिर इसमें एक exception था, buyer in possession of goods का, इसका एक exception था buyer in possession of goods का, ठीक है। तो इसका ये जो एक्सेप्शन था वो ये बोलता था कि अगर बायर के पास गुड्स का पोजीशन आ गया है जबकि बायर गुड्स का ओनर नहीं है, और बायर वो गुड्स थर्ड पार्टी को सेल कर देता है और थर्ड पार्टी गुड फेथ में ले लेती है, तो थर्ड पार्टी को वैलिड ओनरशिप मिलती है। इस तरह का एक प्रोविजन था कि बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स है, बायर ने गुड्स थर्ड पार्टी को बेचे हैं, गुड फेथ में बेचे हैं, और थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में लिए हैं। मतलब बायर पोजेशन में गुड्स के इवन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और थर्ड पार्टी गुड्स को गुड फेथ में लेती है तो उसे वैलिड ओनरशिप मिलती है। ये वाला एक्सेप्शन याद करो। अनुज परचेज द लैपटॉप इन गुड फेथ लिखा हुआ है, एंड पेड फुल कंसिडरेशन इन इवन इशूड अ रिसिप्ट, सब हो गया। तो यार अनुज ने तो गुड फेथ में लिए हैं, तो ये वाला एक्सेप्शन यहां लगेगा, ये वाला एक्सेप्शन यहां लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। आफ्टर 15 डेज वरुण जो है रिटर्न ऑफ ऑल लैपटॉप्स मांग रहा है। वरुण जाके रोहित को बोल रहा है कि भाई मेरे सारे लैपटॉप रिटर्न करो।
इंक्लूडिंग दो सोल्ड टू अनुज। बोले जो अनुज को बेच दिए वो भी रिटर्न करो, बोले जो अनुज को बेच दिए वो भी रिटर्न करो। ठीक है, ठीक है। रोहित रिफ्यूज, रोहित मना कर रहा है कि बोले मैं तो नहीं दूंगा, आर्ग्यूइंग दैट ही हैड एक्टेड एज द ओनर। रोहित बोल रहा है मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो एज अ ओनर काम कर रहा हूं। अनुज डिफेंडेड हिमसेल्फ, अनुज बोला मैंने तो गुड फेथ में लिया था, मैं क्या करूं, क्लेमिंग दैट ही वाज अ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू। मतलब वरुण ने जो 20 लैपटॉप रोहित को दिए थे, रोहित से कह रहा है 20 के 20 वापस कर, वो वाले 5 भी वापस कर जो तूने अनुज को बेच दिए। वरुण हाउएवर रिलाइड ऑन द प्रिंसिपल दैट, वरुण किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। डिसाइड अंडर सोगा वेदर अनुज हैज एक्वायर्ड अ वैलिड टाइटल, यस, ये वाला एक्सेप्शन लगेगा। वेदर वरुण कैन रिकवर द गुड्स, नो। देखो मैं पूरा समझाता हूं, बहुत सिस्टमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत है, बहुत ही सिस्टमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत है। देखो आप सबसे पहले ये लिखोगे वेयर गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू द बायर, वेयर buyer has retained goods after expiry of stipulated time। अब यहां पे बायर है रोहित, और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि गुड्स 10 डेज में रिटर्न होने थे, रोहित ने रिटर्न नहीं किए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि टाइम पीरियड फॉर रिटर्निंग द गुड्स हैज एक्सपायर्ड। तो आप बोलोगे सिंस टाइम पीरियड for returning has expired, returning the goods has expired, obviously returning has expired, therefore ये जो रोहित है, रोहित हैज एक्वायर्ड, रोहित को एक्वायर हो गई है ओनरशिप, रोहित हैज एक्वायर्ड ओनरशिप ऑफ लैपटॉप्स, therefore Varun cannot recover laptops, Varun cannot recover laptops from Rohit। हाँ ये जरूर लिख सकते हो कि वरुण प्राइस ले सकता है, प्राइस तो ले ही सकता है ना, वरुण रोहित से ये तो बोलेगा ही ना कि भाई पैसे दे, वरुण कैन ओनली क्लेम प्राइस। एक तो ये लिखो, और वैसे तो यहां एक्सेप्शन लगाने की जरूरत नहीं है बट लगा लो फिर भी। आप ये बोलो कि रोहित ने अनुज को गुड्स गुड फेथ में खरीदे दिए, अब एक्सेप्शन है इसी प्रिंसिपल का, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ एज का, कि अगर बायर गुड्स के पोजेशन में है और वो गुड्स थर्ड पार्टी को देता है गुड फेथ में, तो थर्ड पार्टी को वैलिड टाइटल मिलता है। तो ये वाले एक्सेप्शन के बेसिस पे लिखोगे अनुज हैज ऑल्सो एक्वायर्ड valid title on laptop। तो कुल मिला के जो ये लैपटॉप हैं, ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये रिटर्न तो नहीं हो रहे हैं, वरुण को प्राइस की रिकवरी करनी है कर ले, लैपटॉप तो रिटर्न नहीं मांग पाएगा, लैपटॉप रिटर्न मांगने का तो वरुण के पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आई एम श्योर आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, दो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, फटाफट से हो जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्कस द राइट्स ऑफ बायर, राइट्स ऑफ बायर पूछ रहा है अगेंस्ट द सेलर व्हेन द सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट्स ऑफ बायर सेक्शन 57 में एक तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, एक सेक्शन 58 में है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक सेक्शन 59 में है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, और एक सेक्शन 60 में है रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट यानी एंटीसिपेटरी ब्रीच, और एक राइट है सूट फॉर इंटरेस्ट। चैप्टर नंबर 4 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हमने पढ़े हैं। तो ये सेक्शंस के बेसिस पे आपको राइट्स ऑफ बायर बता के आने हैं, एंड यस सेक्शन नंबर लिखना जरूरी नहीं होते हैं, सिर्फ आपको प्रोविजंस ढूंढने में आसानी रहे इसलिए मैंने आपको सेक्शन नंबर बताएं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स।
under section 19 of sale of goods act. How is the intention of parties as to passing of property ascertained? ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स की, ये पूछ रहा है। और पार्टीज का इंटेंशन कैसे पता चलता है, मैं आंसर याद दिलाता हूं थोड़ा सा। सो लॉयर बोलता है इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स प्रॉपर्टी विल पास टू द बायर व्हेन पार्टीज इंटेंड इट टू पास। फिर मैंने बताया था इंटेंशन कैसे पता चलता है, टीसीसी, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। और बस इतना सा मत लिख कर आओ, फिर आगे भी लिख कर आओ कि वेयर इंटेंशन ऑफ पार्टीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो 3 सेक्शन और लिखो। गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस इज टू बी असर्टेन्ड। तो सेक्शन 19 भी एक्सप्लेन करो एंड अकॉर्डिंग टू वेटेज ये 3 सेक्शन भी, अकॉर्डिंग टू वेटेज ये 3 सेक्शन भी पेपर में एक्सप्लेन करो, तब जाके आपको मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये बच्चों सोगा वाला पूरा पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 और 14, ठीक है। इसमें पहले जो 3 क्वेश्चन थे विच वाज 10, 11 एंड 12, ये तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, और 13, 14 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे अभी आप मेरे साथ यहां बैठे हो, अपना इतना समय यहां दे रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एकदम ठंडे दिमाग से उनको सोचो, और उसके बाद डिटेल में एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद से भी लिखकर प्रैक्टिस करो। चाहे प्रोविजंस पूरे मत लिखो, प्रोविजन के सेक्शन लिख लो, ऊपर से लिख लो, एटलीस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में फैक्ट और कंक्लूजन खुद से लिखकर प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपको मजा आएगा, आपको फायदा होगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप लोग ये गलती कर रहे हो सारे लोग। आप लोग क्या कर रहे हो, रैंडम बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ इधर से कर लिया, कुछ उधर से कर लिया। मत करो, प्लीज मत करो, मेरी मानो मत करो, ट्रस्ट में। जिस फोल्डर में यूट्यूब पे मैं ये वाली क्लास डालूंगा, उसी फोल्डर में पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के फुल पेपर आरटीपी एमटीपी डले हुए हैं। अभी क्या होता है, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेते हो, मिक्स होके आते हैं, तब करने की प्रैक्टिस करनी है। मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ वहां से जाकर 4 से 5 पेपर एक बार जैसे मैंने कराए हैं कर लो। सच बता रहा हूं, उसके अलावा लॉ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे फिर आप लर्निंग करो, वो तो खैर करनी ही पड़ेगी। खैर आ गया हो। मिस्टर अरुण एंड वरुण आर ब्रदर्स, पार्टनरशिप एक्ट चालू हो गया, याद रखना। अरुण एंड वरुण ब्रदर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अरुण एंड ब्रदर्स हैं, एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली, आउट ऑफ देयर जॉइंट सेविंग्स, अपनी जॉइंट सेविंग से दे परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया। कहां पे प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया, इन नोएडा, एंड कंस्ट्रक्टेड 5 कमर्शियल शॉप्स ऑन इट। एक जमीन खरीदी, उस पे क्या बना ली होंगी, 5 शॉप, 1 2 3 4 5। These shops were later on rented out to different tenants, अलग अलग लोगों को किराए पे दे दी। It was mutually agreed that both would equally share the monthly rent received, ये भी डिसाइड हो गया कि भाई मंथली रेंट रिसीव करेंगे। They also decided to contribute towards property tax and repair expense, मतलब जो भी प्रॉपर्टी का खर्चा होगा, रिपेयर का खर्चा होगा, बांट लेंगे। अब जहां तक मुझे, अभी तक मैंने आगे पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि ये पूछेगा क्या अरुण और वरुण पार्टनर्स हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आगे का पढ़ लूंगा मैं। क्वेश्चन में पार्टनरशिप नहीं है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, देखो ये 2 नंबर का सवाल आया तो बात अलग है, नहीं तो उस क्वेश्चन को करने की अप्रोच ये होगी, पहले आप सारे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड पार्टनरशिप पेपर में लिखकर आएंगे इन ब्रीफ, ज्यादा डिटेल में मत समझाइए, इन ब्रीफ लिखकर आइए, ठीक है। असेंशियल्स ऑफ वैलिड पार्टनरशिप इन ब्रीफ, 1 मिनट देना बच्चों। हाँ भाई, तो मैं आपको ये बोल रहा था, क्या बोल रहे थे सर,
कि पहले तो एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप लिख के आओ। एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है बताओ? देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, देयर मस्ट बी अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ये मेन एसेंशियल है। अग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर अरुण एंड वरुण आर मेयरली को ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। वो सिर्फ को ओनर्स है बेटा प्रॉपर्टी के। बिजनेस का है, प्रॉपर्टी को रेंट पे देना कोई बिजनेस थोड़ी होता है। दे आर नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी। बोले कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, हालांकि रेंट शेयर हो रहा है पर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एंड सिंस देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कॉमा इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप। बोले क्योंकि बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस नहीं है तो उसे पार्टनरशिप माना नहीं जाएगा। अब वो आगे बोल रहे हैं, मार्च 25 वन टेनेंट डिफॉल्टेड इन पेइंग रेंट, एक टेनेंट ने रेंट नहीं दिया, तो वरुण क्लेम द एंटायर अरियर्स फ्रॉम अरुण। वरुण क्लेम द एंटायर अरियर फ्रॉम अरुण। वरुण अरुण से क्यों मांग रहा है भाई? स्टेटिंग दैट बोथ वर पार्टनर्स इन द प्रॉपर्टी बिजनेस एंड हेंस अरुण बीइंग वन ऑफ द पार्टनर वाज लायबल फॉर होल अमाउंट। वो बोल रहा है हम तो पार्टनर्स हैं तो पूरे अमाउंट के लिए तू लायबल है। तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर पार्टनर हो भी, अगर पार्टनर हो भी, मैं तो पहली चीज तो यहाँ पार्टनर है ही नहीं, मैं पहले ही बता दूं। अगर पार्टनर होते भी थे तो उससे कैसे ले लेते? अरे टेनेंट किराया नहीं दे रहा तो पार्टनर से कैसे मांग लोगे? पर मैं फिर बोल रहा हूं यहां तो पार्टनर्स है ही नहीं। Arun, however, refused and argued that they were not partners but only co-owners. Therefore, he was not liable to pay Varun's share of defaulted rent. Decide with reasons whether Arun and Varun can be regarded as partners. No. और रीजन मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। आप बोलेंगे अरुण एंड वरुण आर मेयरली co-owners and not partners. They have not entered any agreement to carry on the lawful business. They have simply purchased the property and are sharing the rent of property. Therefore, they are the co-owners of property but not partners. समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 करिए, बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। अच्छा तुम्हें याद है हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप को वाइंड अप कर सकते हैं या तो वाइंडिंग अप विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट होती है या वाइंडिंग अप, सेक्शन 44 था, पार्टनरशिप वाइंड अप होती है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर आप पार्टनरशिप को वाइंड अप बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट करते हैं तो उसको हम, उसमें केस था कि अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, where any partner has become of unsound mind, ठीक है, तो हम सूट फाइल कर सकते थे फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। याद है? और भी उसमें बहुत सारे केसेस होते थे कि अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है इन बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप तो भी फर्म के वाइंडिंग अप के लिए केस हो सकता था। और भी कई सारे केसेस थे, अगर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो रहा है तो भी फर्म की वाइंडिंग अप के लिए कोर्ट में केस हो सकता था। अच्छी बात है। अब उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए। M and N वर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। पार्टनर्स हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ओवर टाइम N became mentally unsound, N mentally unsound हो गया and was incapable of managing the firm affairs। अच्छी बात है। O alleged that M
ओ एक और इल्जाम लगा रहा है एम पर। एन तो पागल हो गया है और एम पर इल्जाम लगाया जा रहा है दैट ही वाज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। वो मिसकंडक्ट कर रहा है। मिसकंडक्ट करना भी एक ग्राउंड था फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय कोर्ट्स ऑर्डर। एंड फर्म के पैसे चोरी कर रहा है। अब रिपीटेड डिस्प्यूट एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट हो चुका है, तो ओ ने केस फाइल कर दिया। ओ फाइल्ड अ पिटीशन टू द कोर्ट सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर डिसोल्यूशन, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, भैया चलो डिसॉल्व करो। एम क्लेम दैट ही स्टिल हैड द राइट टू यूज द फर्म ट्रक। एम बोल रहा है चलो फर्म डिसॉल्व हो भी रही है, मेरे पास तो फर्म के ट्रक यूज करने का राइट है एंड व्हीकल फॉर हिज पर्सनल बिजनेस। एक्सप्लेन वेदर द कंटेंशन ऑफ एम इज करेक्ट। तो देखो आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे। आप सबसे पहले तो लिखोगे एज पर सेक्शन 44 a firm can be wound up by the order of the court where partner has become of unsound mind in case of misconduct by any partner or in case of persistent breach of partnership agreement by any partner। ये लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद फिर आप लिखोगे इन द गिवन केस, इन द गिवन केस order of court to wind up the firm is valid। ठीक है, पहली चीज तो ये। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप याद करोगे, इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो उसमें आप जाके देखना, पहला ही सेक्शन मैंने पढ़ा रखा है 46। वो ये बोलता है अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को अप्लाई कराए फर्म की लायबिलिटीज चुकाने में, और सरप्लस बचे तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कराए। ये थोड़ी होता है कि फर्म की प्रॉपर्टी को आप पर्सनल यूज में लेंगे। रूल ये होता है, सेक्शन 46 बोलता है एवरी पार्टनर हैज राइट, हर पार्टनर का राइट है टू हैव फर्म्स प्रॉपर्टी अप्लाइड, to have firm property applied in payment of debts। बोले हर पार्टनर का ये राइट होता है कि फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म की डेट्स को रीपे करने के लिए यूज करे। ये कौन सी बात हुई, अरे ये कौन सी बात हुई कि पर्सनल यूज में लेगा। तो पूछ रहा है वेदर द कंटेंशन ऑफ एम इज करेक्ट। नो, कंटेंशन ऑफ एम इज नॉट करेक्ट। ही कैन नॉट यूज firms, trucks and vehicles for his personal business. Rather, firms, trucks and vehicles should be applied for payment of the debts of the firm। बताइए बच्चों, आया आया कर लोगे। चलो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 17 तो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट है, सेक्शन 29 पूरा एक्सप्लेन होगा ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Explain the rights of transferee of partners' interest under Indian Partnership Act 1932। How do these rights differ from those of an original partner? अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ओरिजिनल पार्टनर से तो अलग ही है ना। अब ट्रांसफरी को ना तो फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता, नहीं होता ना। ट्रांसफरी ना तो फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना फर्म के अकाउंट्स देख सकता है, ना फर्म की बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है। He is only entitled to share profits of the firm। यही तो रूल है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे ये जरूर है कि वो शेयर इन प्रॉफिट ले सकता है, और फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग हिज शेयर ही कैन स्यू द फर्म। तो ऑब्वियसली ये तो अलग ही है, ये तो राइट्स ऑफ पार्टनर से अलग ही है। आप बोलोगे राइट्स ऑफ ट्रांसफर आर डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल पार्टनर बिकॉज original partner can participate in conduct of business as well as he can inspect the accounts। these rights are not available to transferee of partners interest। तो बेसिकली आप कुछ मत करना है इस क्वेश्चन में, मैं सिंपल बता रहा हूं। पूरा सेक्शन नंबर 29 एक्सप्लेन करके आ जाना बस। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड एट योर एंड। एक्सप्लेन एंटायर सेक्शन 29 एंड यू विल गेट योर मार्क्स। कोई ज्यादा फालतू की माथापच्ची पेपर में लिखने की नीड नहीं। अच्छा, अब एक ये टॉपिक आता है, देखना इजी सा है, एलएलपी एक्ट का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
और मैंने आपको पहले ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कराया हुआ एलएलपी एक्ट में, आप देख लेना। लास्ट सेक्शन है ये एलएलपी एक्ट का, आप जाके देखोगे सेक्शन 17, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। ये क्या बोलता था याद है? अगर एलएलपी बाय इन एडवर्टेंस यानी बाय मिस्टेक एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई विच इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एनी existing LLP, existing company or registered trademark, then CG will order the LLP to change the name and LLP shall change its name within 3 months from receipt of direction of CG। तो पूरा ये सेक्शन 17 यहाँ पे एक्सप्लेन होना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP अंडर LLP एक्ट 2008। आई होप आया होगा। एक बार आप सबसे रिप्लाई चाहूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट आरटीपी खत्म होने की तरफ चल चुकी है। अब हमें कंपनीज एक्ट और शायद नेगोशिएबल एक्ट के एक दो हाँ जी, तो मैं आपकी तरफ से रिप्लाई चाहूंगा कि यहां तक के क्वेश्चंस होपफुली आपको आए होंगे सारे। बेटा बताओ आ गए? अब देखो कंपनीज बचाए, कंपनीज तो मेरे को लगता है आप कर ही लोगे, और एक हमारा नेगोशिएबल एक्ट का कोई एक आधा क्वेश्चन होगा वो हम आरटीपी से करते हैं। तो फिनिश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज इसको ना। आइए कंप्लीट कर लेंगे अगर आज तरीके से करेंगे तो। सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज incorporated with the object of developing residential housing project as specified in the memorandum। ऑब्जेक्ट क्या था कंपनी का? रेसिडेंशियल हाउस बनाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज फंड इन स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। तो मुझे बताओ आपका ऑब्जेक्ट है डेवलपिंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का और आप ट्रेडिंग ऑफ शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी आप अल्ट्रा वायर्स कर रहे हो एक्टिविटी। याद है अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता था बियॉन्ड पावर। एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एनी एक्ट और ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायर्स। फिर रेफरेंस केस एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इस केस में कोर्ट ने क्या रूलिंग दी? एनी ट्रांजेक्शन विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी शैल बी वॉइड एब इनिशियो। नीदर द कंपनी नॉर द थर्ड पार्टी एक्वायर्स एनी राइट अंडर अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है आगे पढ़ते हैं। When the shareholders question this act, shareholders ने जब ऐसा बोला कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, तो डायरेक्टर argued that since the company was duly incorporated and had wide powers of management, their decision was valid। डायरेक्टर की फालतू बातें कर रहे हैं। डायरेक्टर बोल रहे हैं अरे कंपनी तो हमने सही से बनाई है, हमारी तो वाइड पावर है, हम तो करेंगे। अरे कैसे कर लोगे, माथा खराब हुआ है क्या? अल्ट्रा वायर है, नहीं कर सकते। Examine with reference to doctrine of ultra wires whether the director's action is binding on the company। No। आप लिखेंगे contracts ultra wires memorandum are void ab initio, neither the company nor the third party acquires any right under the ultra wire contract, therefore director's actions are not binding on the company। क्या लिखोगे? acts ultra wires memorandum of association are void ab initio। neither company nor third party acquires any right under
अल्ट्रा वायर्स अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, अंडर अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर acts of directors, acts of directors are not binding on company. आई होप आया होगा ये वाला क्वेश्चन हमारे सभी नन्हे मुन्नों को। ठीक है, चलिए बड़ा इजी सा एक और सवाल है। तुम्हें याद है हमने सेक्शन 2 क्लॉज 45 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन किया था। तो हमने बोला था गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय बोथ ऑफ देम, एंड सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। अब करो ये सवाल, एकदम आसान है। सो वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू हैव लर्नड एंड अंडरस्टूड द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट। Bharat Infrastructure Limited was incorporated in India with 55% of paid up share capital held by central government. 55% central government के पास से, बात ही खत्म हो गई। 20% by state government and remaining 25% by private investors. Some private shareholders argued that government control was not absolute. Absolute माने 100%. कुछ private shareholder बोल रहे हैं क्योंकि government का control 100% नहीं है, 100 थोड़ी है, 55 और 25 मिला के 75% ही है। ठीक है, एंड देयरफॉर द कंपनी शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। बोल रहा है इसलिए कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानना चाहिए। डिसाइड, तो आप बोलोगे नहीं यार मानेंगे। बोले गवर्नमेंट कंपनी के लिए एब्सोल्यूट कंट्रोल थोड़ी ना चाहिए, 51% चाहिए। बोले यहां तो सीजी और एजी का मिला के 75 हो रहा है, यस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आप क्या बोलोगे? contention of private shareholders, contention of private shareholders is not correct, correct नहीं है। Bharat Limited is a government company, है government company, because 51% share capital, 51% or more share capital is held by central government and state government। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। लास्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट? यस। इफ सो व्हाट प्रोसीजर डज इट हैव टू अडॉप्ट? प्रोसीजर कुछ नहीं है, सिंपल ये लिखकर आइए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। फिर ये लिखकर आइए सेंट्रल गवर्नमेंट विल ग्रांट लाइसेंस ओनली इफ 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तीनों कंडीशन लिखकर आइए। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी इज टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, साइंस, रिलीजन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट, द कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। और तीसरा, कंपनी प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। फिर आप लिखिए इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन सीजी विल ग्रांट द लाइसेंस। फिर आप लिखिए आरओसी विल रजिस्टर द कंपनी एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इज नीदर रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम। और ज्यादा कोई प्रोसीजर इसका नहीं होता है। कीप इट कूल, कीप इट सिंपल एंड आपको मार्क्स आएंगे। बस अब नेगोशिएबल एक्ट के 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। दोनों बड़े आसान क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, है ना, दोनों बड़े आसान है। अच्छा पहले तो मैं ना क्वेश्चन 22 कराता हूं, 23 तो डायरेक्ट है। सेक्शन 11 हमने पढ़ा था कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाने की 2 कंडीशन है। पहली है इंस्ट्रूमेंट शुड बी ड्रॉन और मेड इन इंडिया, एंड दूसरी कंडीशन के 2 पार्ट होते थे, दोनों में से एक फुलफिल होना होता था। इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन अपॉन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी जो ड्रॉई है वो इंडिया का होना चाहिए, और इट इज
पेबल इन इंडिया, या फिर वो इंडिया में पेबल होना चाहिए, यानी प्लेस ऑफ पेमेंट इंडिया में होनी चाहिए। और फिर सेक्शन 12 ये बोलता था जो इंस्ट्रूमेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नॉट एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसी को हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। यही था। इसी पर बेस्ड है बच्चों क्वेश्चन 22। मिस्टर अनिल ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन कोलकाता। कोलकाता में बनाए, कोलकाता में बनाए तो ड्रॉन और मेड इन इंडिया तो हो गया। अ रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, ड्रॉई रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क है, ड्रॉई रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क है, मतलब ड्रॉई तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ड्रॉई तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, ड्रॉई क्या नहीं है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंड मेड इट पेबल इन दिल्ली, पेबल इन दिल्ली है, मतलब पेबल इन दिल्ली है। तो अगर पेबल इन दिल्ली है तो भैया दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो पहली चीज तो आप लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब याद रखो अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है तो उस पे तो इंडिया के ही लॉ लगेंगे, बाहर के तो लग नहीं सकते, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। देयरफॉर इट विल बी गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ। भाई इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है तो इंडिया का ही लॉ लगेगा, बाहर का कैसे लगा दोगे? भाई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में दिमाग लगाना पड़ता है कि कहां का लॉ लगेगा, इंडिया में थोड़ी लगाएंगे यार, इंडियन इंस्ट्रूमेंट है तो इंडिया का ही लॉ लगेगा। ऑन मैच्योरिटी बिल वॉज डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हुआ। अनिल स्यू कर रहा है बिमल को इंडिया में, इंडिया में केस कर रहा है, सही तो कर रहा है, इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है। क्लेमिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% एज एप्लीकेबल इन कोलकाता। बोल रहा है 18% इंटरेस्ट दो, यही लगता है। तो सर एनआई एक्ट आपने अगर पढ़ा हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर्ड होता है तो 18% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेक्शन 125 जाके देखना। बिमल कंटेंडेड दैट हिज लायबिलिटी वाज गवर्न्ड बाय न्यूयॉर्क। बिमल बोला नहीं नहीं मेरी लायबिलिटी तो न्यूयॉर्क पे डिपेंड करती है, मैं तो न्यूयॉर्क वाला हूं। वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 6%। डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ बिमल, 18% देगा। आपको लिखना है पहले तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, फिर आपको एक्सप्लेन करना है दिस बिल ऑफ एक्सचेंज वाज ड्रॉन इन कोलकाता एंड वाज मेड पेबल इन दिल्ली, therefore it is an inland instrument and it will be governed by Indian law। फिर कंक्लूजन लिख देना, argument of Bimal is not correct, Bimal will be governed by Indian law and he has to pay interest at the rate of 18% per annum। and last but not the least define following instrument। मेरे नोट्स में डायरेक्टली डिफाइंड है, इनलैंड फॉरेन तो ये अभी हमने करे ही। बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या है? बोलोगे बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज दैट इंस्ट्रूमेंट वेयर नेम ऑफ पेई इज नॉट रिटन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इट इज मेड पेबल टू द बेयरर एंड बेयरर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखोगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, particular person or his order or order of particular person, and it is transferable by endorsement and delivery। finished। अब 23 क्वेश्चंस हमने करे, एक एक क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्रोविजन हमने डिस्कस किए, फैक्ट हमने डिस्कस किए, कंक्लूजन हमने डिस्कस किए। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन बहुत टिपिकल था। आप कहोगे अरे सर आप तो सर हो, आपको कैसे हार्ड लगेगा, ठीक बात है, अग्रीड हूं, बट आप भी कर लोगे, कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस लूज मत किया करो, अरे यार लॉ में मार्क्स नहीं आते, सब आते हैं। हाँ बहुत अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा अकाउंट्स में 95 आ रहे हैं तो लॉ में 95 आएंगे, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत कम आएंगे, अगर आपने तरीके से पढ़ा है तो अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होगा आप 40 पे लटक रहे हैं या 50 पे लटक रहे हैं। कॉन्फिडेंस रखो, क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर, ताकि राइटिंग स्पीड आ जाए बस, और पेपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट हो।
एक रिक्वेस्ट है, ये आरटीपी एक बार मैंने करा दी है, एक बार आप अपने लेवल पे भी करके रखो, अगर करके रखोगे यू विल डू वेल, यू विल डू वेल, ट्रस्ट मी। चलिए, तो आरटीपी खत्म होती है, क्लास खत्म होती है, क्लास में कंक्लूड कर रहा हूं।